दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं फोर्ड्स की कहानियाँ। राहुल, जतिन, भरत, दीपक ये चारों दोस्त शहर में काम की तलाश में आए हुए थे। अपने गांव से शहर में आकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी, तो ये अब शहर में ही कोई काम की तलाश में हैं ताकि शहर में ही शिफ्ट हो सके। एक कंपनी में चारों इंटरव्यू के लिए जाते हैं। राहुल के तीनों दोस्तों का इंटरव्यू हो चुका होता है और अब राहुल जाता है। राहुल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बॉस, अंदर आ सकते हो। बॉस राहुल से बात करता है और वो राहुल से काफ़ी प्रभावित होता है और अंत में कहता है, राहुल, मुझे खुशी होगी कि आप हमारी कंपनी में काम करें। राहुल के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी और वो बॉस से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अपनी कंपनी के काबिल समझा। राहुल अब थोड़ा मायूस होकर बॉस से कहता है, लेकिन मेरे दोस्त? बॉस ने कहा, आप अपने दोस्तों को अंदर लेकर आएं। राहुल अपने दोस्तों को अंदर लेकर आता है और बॉस राहुल के दोस्तों से कहता है, मैं राहुल के बयां पर आप लोगों को ले रहा हूं क्योंकि राहुल का स्वभाव और काम करने के लिए लगन अच्छी लगी मुझे बहुत, इसलिए मैं चाहता हूं वही आप सब में भी हो। राहुल के दोस्त कहते हैं, सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। बॉस राहुल से पूछता है, आप लोग यहाँ कहाँ ठहरे हुए हो? राहुल ने कहा, सर अब वही तलाश करेंगे। बॉस मुस्कुराते हुए कहता है, आपकी ये प्रॉब्लम भी मैं दूर कर देता हूँ। मैंने शहर से बाहर एक बंगला खरीदा है, वो अभी खाली है। उसकी देखभाल के लिए वैसे भी मुझे ज़रूरत थी, तो आप लोग वहीं ठहर जाओ और साथ में मेरे बंगले की देखभाल भी कर लेना। राहुल जवाब देने में थोड़ा सोचता है, तब तक तीनों दोस्त हाँ कर देते हैं। जी सर, हम वहाँ रह भी लेंगे और आपके बंगले की देखभाल भी कर देंगे। राहुल कंपनी से बाहर आते ही अपने दोस्तों को डांटता है और कहता है, उन्होंने हमें जॉब दी, यही एहसान काफ़ी था यार। जतिन सबसे छोटा और मोटा भी था। वो कहता है, अरे यार, समझा कर, कोई एहसान नहीं किया। वो चपरासी रखता, उसकी जगह हमको रख लिया। चल अब गुस्सा छोड़, मुझे बहुत भूख लगी है। भरत और दीपक हंसने लगे। देख, मोटे को भूख लग गई। वही हम सोच रहे थे कि हाथी अभी तक चुप कैसे है। जतिन ने कहा, तुम लोग मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुझे सच में भूख लगी है। राहुल भी मुस्कुराते हुए कहता है, चल ठीक है, कुछ खाते हैं, लेकिन बंगले तक पहुंचते हैं, उसी के आसपास कोई ढाबा होगा, वहीं खाएंगे। चारों दोस्त अब बंगले के करीब आ चुके थे, पर उससे पहले उन्हें ढाबा दिखाई देता है। वो वहां जाते हैं और खाने का ऑर्डर देते हैं। एक लड़का उनके लिए खाना लगाता है और तभी राहुल उस लड़के से पूछता है, ये छोटू, इधर आ। छोटू ने बोला, जी साहब। राहुल ने कहा, राय साहब का बंगला यहाँ से कितना दूर है? छोटू और ढाबे पर बैठे सभी लोग राहुल को देखने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो बंगले का नाम सुनकर घबरा गए हों। राहुल एक बार फिर पूछता है, तभी ढाबे का मालिक आता है और गुस्से में राहुल से कहता है, साहब खाना खाने आए हो, खाकर निकल जाओ, उसी में भलाई है, शाम होने वाली है। राहुल और उसके तीनों दोस्त खड़े हो जाते हैं और राहुल उस ढाबे वाले से पूछता है, क्या मतलब शाम होने वाली है? ढाबे के मालिक ने कहा, अपना खाना पैक करवाओ क्योंकि शाम होते ही ढाबा बंद हो जाता है। राहुल ने कहा, अच्छा तो ऐसा कहो ना, ठीक है, पैक कर दो। राहुल और तीनों दोस्त खाना लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। राहुल के मोबाइल पर बॉस ने जो पता भेजा था उसके हिसाब से वे ठीक चल रहे थे। इधर ढाबे पर छोटू अपने उस्ताद से कहता है, तुमने उन छोकरा लोगों को हकीकत क्यों नहीं बताया? उस्ताद ने कहा, जिसकी आनी होती है उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर ये लड़के आज के समझदार हैं, बात नहीं मानते, यहाँ उन्हें उनकी मौत खींच लाई है। जतिन सबसे छोटा था और वो काफ़ी घबराया हुआ था और राहुल से कहा, यार ढाबे वाला कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ बंगले का नाम सुनकर सभी डर गए, कहीं बंगले में कुछ गड़बड़ तो नहीं? राहुल ने कहा, देख जतिन, परेशान मत हो, सारा वहम दूर हो जाएगा, एक बार वहाँ पहुँचने तो दे। वो चारों दोस्त उस बंगले तक पहुँच गए। काफ़ी पुराना लग रहा था बंगला, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से यहाँ कोई नहीं रह रहा हो। वे लोग बंगले के गेट पर पहुँचे, पर बंगले के गेट पर कोई लॉक था ही नहीं। राहुल वैसे ही गेट खोलता है तो बहुत सारे चमगादड़ उनके ऊपर से एकदम निकलती है। राहुल के अलावा तीनों डर गए। राहुल अंदर जाने लगता है तो भरत कहता है, यार लौट चलते हैं, यहाँ कैसे रह सकते हैं? देख, पूरा कबाड़ पड़ा है, इसे संभालते संभालते कई वर्ष लग जाएंगे। राहुल तीनों को समझाकर अंदर ले जाता है। वहाँ वे लोग एक कमरा देखते हैं जो कुछ हद तक सही लग रहा था।
और वे लोग उस कमरे को और अच्छा कर वहीं पर पहले खाना खाते हैं और फिर सोने लगते हैं। आधी रात में जतिन की आँख खुलती है। उसे टॉयलेट लगा था। वो राहुल को जगाता है पर वो नहीं जगता है। जतिन सबको बारी बारी हिलाकर कहता है, ए उठ, मुझे टॉयलेट आया है, मेरे साथ चलो। जब वो दीपक से कहता है तो दीपक ने कहा, छी, इतना बड़ा हो गया है, अभी भी टॉयलेट अकेले नहीं कर सकता। जतिन ने कहा, तू तो जानता है जब भी मैं भूत की फिल्म देखता हूँ तो मेरी पैंट में ही निकल जाती है, और ये तो पूरा भूतिया बंगला लग रहा है। दीपक ने कहा, चल ठीक है, चलता हूँ। जतिन दीपक को किस करते हुए कहता है, धन्यवाद भाई। जतिन और दीपक बंगले में वॉशरूम ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें थोड़ा आगे जाकर वॉशरूम दिख जाता है और दीपक जतिन से कहता है, चल जा, जल्दी करके आ। जतिन ने कहा, तू भी चल यार। दीपक ने कहा, चल जाता है कि दूं कान के नीचे एक। जतिन, ठीक है, जाता हूँ। जतिन वॉशरूम में अंदर की ओर जाने लगता है और वहाँ पेशाब करके अपने हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन का इस्तेमाल करता है, जिस पर सामने आईना लगा होता है। जतिन आईने को देखकर अपने बाल ठीक कर रहा होता है और फिर थोड़ी देर के बाद उस आईने से उसका चेहरा दिखना बंद हो जाता है। जैसे वो आईने में अपना चेहरा नहीं देख पाता तो वो आईने पर हाथ लेकर जाता है। उसे सामने अपना चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि आईने में अंधेरा दिख रहा था। वो जब आईने में हाथ लगाता है तो उसका हाथ आईने में न लगकर अंधेरे में आगे की ओर बढ़ने लगता है और फिर जतिन को ऐसा लगता है जैसे आईने के उस पार से कोई उसे खींच रहा हो और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी सभी दोस्त भागते हुए जतिन के पास आ जाते हैं। दीपक पास में ही था तो सबसे पहले वही आता है और दिखता है जतिन बेहोश हो जाता है। राहुल जतिन को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जतिन को होश नहीं आता और जैसे ही भरत की नज़र जतिन के हाथ पर पड़ी तो वो डरते हुए जतिन के हाथ की तरफ इशारा करता है और सभी उसके इशारे की तरफ देखते हैं तो सभी घबरा जाते हैं। जतिन का हाथ बुरी तरह से जल चुका था। वो लोग जतिन को उठाकर बाहर ले जाते हैं। दीपक और भरत राहुल से कहते हैं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। दीपक और भरत दोनों कमरे से सामान लेकर आते हैं और राहुल से निकलने को कहकर वो गेट की तरफ जा ही रहे होते हैं। तभी राहुल कहता है, ठहरो, कहाँ जा रहे हो और बाहर जाकर करोगे क्या? वो दीपक से कहता है, तेरी माँ का इलाज चल रहा है और दवा हॉस्पिटल का बिल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और भरत, तू, तेरे बाप पर तो कर्ज है ना, घर तक गिरवी रखा है, कैसे करोगे तुम दोनों अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म? दीपक और भरत कहते हैं, हमें जॉब मिली है ना, उससे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, कोई जॉब नहीं है हमारे पास। दीपक और भरत हैरान हो जाते हैं यह सब सुनकर। भरत कहता है, क्या मतलब, यानी तू हमसे कुछ छुपा रहा है? राहुल ने कहा, जिस कंपनी में हम जॉब लेने गए थे वो तो मैं वहाँ झूठ बोल कर ले गया था। असली काम यहाँ एक रात ठहरने की डील हुई थी, बॉस और मेरे बीच। दीपक ने कहा, कैसी डील? राहुल ने कहा, बॉस को यह बंगला बेचने की डील मिली क्योंकि ये इतनी खास जगह है कि यहाँ होटल बहुत अच्छा चल सकता है। बॉस इस बंगले को बेचकर 300 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ के आसपास की अफवाह है कि यह भूतिया बंगला है और बॉस को उसे झूठ साबित करना था। तो तब बॉस ने डील की, अगर हम यहाँ एक रात रुक पाएँ तो हम चारों को 1-1 करोड़ मिलेगा और जब सुबह हम जिंदा निकलें तो डीलर का वहम दूर हो जाएगा। दीपक ने कहा, मतलब तूने 4 करोड़ के लिए हम सबकी जान खतरे में डाल दी? तू रख अपनी डील, हम जा रहे हैं यहाँ से। दीपक और भरत जतिन को उठाकर गेट की तरफ बढ़ते हैं और गेट तक पहुँचने के बाद गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हैरान थे कि जब वे अंदर आए तो वो गेट खुला था, अब यह बंद कैसे है? राहुल ने कहा, क्यों नहीं खुला? मुझे पता था तुम लोग ऐसा करोगे, तो डील को पूरा करने के लिए मैंने गेट को बाहर से लॉक कर दिया है। अब जंगल से कौन आएगा खोलने? यह कहकर राहुल हंसने लगा। दीपक और भरत गुस्से से राहुल की तरफ बढ़े और उसे मारने लगे। राहुल ने कहा, यूं आपस में लड़कर मरने से अच्छा है कि एक रात यहाँ रुककर अपने आप को इस भूतिया बंगले से बचाओ। दीपक ने कहा, ये पागल हो गया पैसे के लालच में। तभी भरत दीपक का कंधा पकड़कर जतिन की ओर इशारा करता है। तब राहुल, दीपक और भरत देखते हैं कि जतिन हवा में होता है। यह देखकर तीनों के तीनों सहम जाते हैं। जतिन थोड़ी देर हवा में होता है और राहुल जतिन से जतिन जतिन कहकर पुकारता है। तब जतिन की आँख खुलती है जो कि पूरी काली हो चुकी है। यह देख दीपक और भरत डर के पीछे हट जाते हैं और राहुल जतिन की तरफ बढ़ता है।
जैसे ही वो जतिन के पास पहुंचता है तो जतिन नीचे गिर जाता है और 2 हाथ पैरों के सहारे जानवर की तरह बंगले में कहीं अंदर चला जाता है। दीपक ने कहा, अब क्या करें, हमारा मरना तो तय है। राहुल ने कहा, हम बच सकते हैं, बस यहाँ किसी भी चीज को, वास्तविक और यहाँ होने वाली घटना को नकार दो। दीपक ने कहा, यह कैसे कह सकते हो तुम? राहुल ने कहा, यहाँ आने से पहले मैं इसके बारे में जानकर आया था। किसी ने यहाँ रहकर एक वीडियो बनाई थी और वो जिंदा बाहर भी आया था और उसने यही बताया जो मैंने तुमसे कहा। तभी जतिन की रोने की आवाज़ आती है। वो ज़ोर ज़ोर से रोता है। तभी दीपक कहता है, हमें उसे ढूंढना चाहिए, वो तकलीफ में है, वो हमारे भरोसे यहाँ आया है और हमसे छोटा है वो। तभी राहुल मुंह पर उंगली रखकर सबको चुप करने के लिए कहता है, श्श्श। जतिन की रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। इतने में राहुल कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया तो आना ही बंद हो गई। राहुल, दीपक और भरत आपस में उस रूम में चले जाते हैं जहाँ वो सो रहे होते हैं। किसी को भी नींद नहीं आती, सब के सब डरे हुए थे। अब 2 बज चुके थे। राहुल कहता है, अब बस 3 घंटे और फिर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आधा घंटा बीतने के बाद रूम का दरवाज़ा कोई खटखटाता है तो दीपक कहता है, शायद जतिन होगा। राहुल कहता है, कोई नहीं है बाहर, बिल्कुल शांत हो जाओ, देखो ये भी वहम दूर हो जाएगा। जतिन बाहर दीपक का नाम लेकर कहता है, ये दीपक, तुझे तो मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ और तूने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। ए, जल्दी दरवाज़ा खोल, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। और वो गेट के पास रोते हुए दर्द भरी आवाज़ निकालता है, आ आ। जतिन ने कहा, मुझे बचा ले दीपक, मुझे बचा ले। ये आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाती है। राहुल ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, अब सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं। तभी जतिन की आवाज़ काफ़ी तेज चीखने की आती है, जैसे कि कोई उसे तड़पा तड़पा के मार रहा हो। अब दीपक से रहा नहीं जाता और वो गेट खोल देता है। और गेट खोलने के बाद वो उधर की तरफ जाने लगता है जहाँ से जतिन की आवाज़ आ रही थी। भरत और राहुल भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ पहले दीपक पहुँच जाता है। उसके चीखने की आवाज़ भरत और राहुल को सुनाई देती है और वो तेजी से वहाँ पहुँचते हैं। दीपक जतिन को देखकर चिल्लाया, क्योंकि तब जतिन अपने जले हुए हाथ को आरी से धीरे धीरे काट रहा था। जतिन ने रोते हुए कहा, दीपक, मुझे पता था तुम आओगे मेरे भाई, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए मैंने इसे काट दिया। भरत और राहुल की नज़र जतिन के कटे हुए हाथ पर पड़ी तो वे देखकर डर गए, क्योंकि उस कटे हाथ की उंगलियां अब भी हिल रही थी, जिससे एक अजीब सी आवाज़ निकल रही थी। राहुल पहली बार यह देखकर डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। वो बंगले के गेट पर आकर चिल्लाता है, कोई खोलो भाई, कोई गेट खोल दो। राहुल को अपने कंधे पर हाथ रखने का अनुभव होता है और वो जब उस हाथ को पकड़कर उसकी तरफ देखता है तो वो जतिन का कटा हुआ हाथ होता है। वो डर जाता है और उस हाथ को अपने कंधे से दूर फेंक देता है। वो हाथ नीचे गिरने के बाद राहुल की तरफ बढ़ता है और राहुल गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता। वो जैसे ही वहाँ पीछे हाथ को देखता है, वो हाथ वहाँ नहीं होता और उसे अनुभव होता है कि उसके सीने पर वो हाथ है और राहुल नीचे गिर जाता है और वो हाथ राहुल के सीने को चीर कर अंदर घुस जाता है और उसके दिल को बाहर कर देता है। राहुल की मौत हो जाती है। तभी भरत, दीपक जतिन को लेकर बंगले की छत पर आते हैं। छत पर पहुंचते ही वे लोग वहां बंगले से निकलने का रास्ता बनाते हैं। तब उन्हें एक रस्सी नजर आती है और दीपक उस रस्सी को लेकर बांध देता है और उसका दूसरा छोर नीचे डाल देता है। अब वो भरत से नीचे उतरने को कहता है। भरत नीचे उतरता है और उसके उतरने के बाद वो जतिन को नीचे उतारता है और फिर वो भी नीचे उतर आता है। ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से ऊपर से नीचे कुछ दिखाई नहीं, लेकिन जब दीपक और जतिन नीचे आए तो उन्हें भरत दिखाई नहीं। जब उनकी नज़र ऊपर जाती तो भरत ऊपर था। वो बार बार नीचे आने की कोशिश करता, लेकिन वो नहीं आ पाता और पीछे से राहुल आता और अपने दोनों हाथों से भरत की गर्दन अलग कर देता। दीपक और जतिन वहाँ से भागने लगते हैं और पीछे देखते हैं कि राहुल छत पर से उन्हें देख रहा है और भरत बिना गर्दन के वहाँ खड़ा है। दीपक को शायद उसकी अच्छाई ने बचाया होगा और जतिन को दीपक के प्यार ने। वो लोग बंगले से वापस आ जाते हैं। दोस्तों, अगर यह भयानक कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें
ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।